हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। 10 मिनट डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, आ गए हम लोग सेशन नंबर 21 नाउ, 21st सेशन, एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद हमारी सीरीज। और ये वो सीरीज जो मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ, ये वो सीरीज है जो मुकाबला कड़ा करने वाली है। यस, हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एक ग्रुप ऐसा था जो खासकर हमारे हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स है, जो कि चाहते हुए भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे थे, मेहनत करते हुए भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ जस्ट वन रीजन कि उनको कोई ढंग से पढ़ाने वाला नहीं था। हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स को जो पढ़ाया जा रहा था वो बहुत बिलो एवरेज था। अगर तुम लोग अब सही मायनों में इन वीडियोस को देखोगे, तुम्हें मिलेगी एक लेवल प्लेइंग फील्ड, तुम्हें मिलेगी एक बराबरी का मौका। इसको जाने मत देना। सो ये एक बड़ी ईमानदार कोशिश है फॉर एवरी वन हु वॉन्ट्स टू क्रैक दिस एग्जाम, लेकिन किसी वजह से वो क्रैक नहीं कर पा रहा था। और इस सीरीज को प्लीज कोई भी, और आप इस सीरीज को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके पीछे की जो ईमानदारी है और इसके पीछे जो एक्सपर्टीज है। मुझे इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट माना जाता है, मेरे दुश्मन भी मानते हैं। तो मैं फिर भी ये कोशिश कर रहा हूं कि इसमें कुछ छुपाया नहीं जा रहा। ओके, इसमें ऐसा नहीं किया जा रहा कि यार मैं सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा हूं। ये सही मायनों में मेरा वे ऑफ गिविंग बैक है टू द सोसाइटी एंड टू माई लर्नर्स एंड टू माई ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि इस फील्ड ने मुझे बहुत नाम दिया, बहुत पैसा दिया, सब कुछ दिया। सो मैं चाहता हूं, दिस इज माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। अगर पॉलिटी इज एन इशू, आज के बाद तुम्हें किसी एग्जाम में कोई इशू नहीं होगा। आइदर वेज, अगर तुम इंटेंसली पढ़ना चाहते हो, तुम 1-to-1 पढ़ना चाहते हो, तुम अपनी डिटेल और ज्यादा एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आप इस कोड को स्कैन कर लेना और जहां पे भी पहुंचोगे अनअकैडमी की वेबसाइट पे, वहां पे कोड यूज करना, SIDLIVE, SIDLIVE, ये मेरा रेफरल कोड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और आपको बहुत सारी और एडवांटेजेस मिल जाएगी। सो डे 21 आ गया है। ओके, इससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूं। एक मेरा बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा जो अनाउंसमेंट हुआ है वो काफी काम का है। अगर आप तुम सच में पढ़ना चाहते हो तो 24,999 में पूरा 15 महीने का कोर्स अवेलेबल है। डू यू रियलाइज दिस? आपको सिर्फ SIDLIVE कोड यूज करना है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी सी एक वार्निंग देना चाहता हूं कि ये ऑफर केवल 17 जुलाई तक है, उसके बाद 10% हाइक हो जाएगा। और एक मैं जो आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, जो चाहते हो तुम आओगे। मैं अभी भी ऑफर खुला है। ऐसा मेरा मन के विचार आ रहा है कि मैं भारत की राज्य व्यवस्था, दैट इज M लक्ष्मीकांत की ये बड़ी फेमस बुक, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, मैं उसको यूट्यूब पर तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, जैसे कि मैंने पहले 2019 में पढ़ाया था। तब इसमें अबाउट 63 लाख व्यूज आ चुके हैं। ये मेरे ख्याल से अनअकैडमी की सबसे बेस्ट रनिंग सीरीज है। मैं चाहता हूं कि मैं 7th एडिशन करूं, लेकिन मैं पहले ये भी चाहता हूं कि मुझे ये भी पता चले कि इसका ऑडियंस कितना है। अगर ये 200, 500, 700 लोगों ने देखना है तो भाई मैं इतनी मेहनत करने को तैयार नहीं हूं। आई एम अ वेरी स्मार्ट पर्सन। मैं वहां पर ही मेहनत करूंगा जहां पर देयर विल बी एन ऑडियंस। सो अगर मुझे 10,000 मिनिमम यस मिल जाए तो ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा। अभी तक जो हमारा काउंट है वो 600-700 यस आए। जब तक ये 10,000 काउंट मिनिमम यस में नहीं आएंगे कमेंट्स में, तो अगर तुम चाहते हो तो अपने दोस्तों दुश्मनों को बुला लो एंड वी विल स्टार्ट डू दिस। जो लोग मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डे 21 का है, दैट इज सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई गेस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनफैक्ट जब प्लस क्लासेस में होते तो हम इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लेते, लेकिन एटलीस्ट मैं यहां पर स्टार्ट कर देता हूं। सो डू यू रियलाइज कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा मेजर रोल है इन मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ। हमारे देश में कानून प्रणाली चलती रहे, हमारे देश में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली हो, जो भी हो वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार हो, ये ही फाइनल जिम्मेदारी है। इनफैक्ट तुम्हें जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि मेनी अ टाइम से अब हमारी डेमोक्रेसी पे, हमारे प्रजातंत्र पे सवाल उठे या अटैक हुआ, इट वाज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो हमें रेस्क्यू पर आया एंड हमको बचा लिया। सो यू मस्ट हैव नोन अबाउट केशवानंदा भारती जजमेंट्स एंड इवन रिसेंटली सो मेनी ऑफ दीज जजमेंट्स, जिसमें मिनर्वा मिल्स एंड सो ऑन सो फॉर्थ। हमारी सारी फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, जिस पर भी क्वेश्चन भी आया, ये सब सुप्रीम कोर्ट की देन है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनको जब आप अपॉइंट करते हो तो इतना बड़ा जरूरी हो जाता होगा, और सोचने वाली बात है कि सर ये बिल्कुल अनबायस्ड होना चाहिए। मतलब इतना तरीका सॉलिड होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कभी भी जो सरकार है या फिर लेजिस्लेचर है, कार्यपालिका है या विधायक है, किसी से भी डरने की जरूरत ना हो। एब्सोल्युटली विदाउट फियर और विदाउट फेवर
वो अपना काम कर सके। और इसको करने के लिए देयर हैज टू बी अ गुड अपॉइंटमेंट प्रोसेस। सो वो अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि यार फिर ऐसा ना लगे यार कि यार कोई जज को अपॉइंट हो रहा है तो यार मुझे या तो फियर या फेवर की जरूरत पड़ जाए, मुझे किसी का दबाव नहीं चाहिए। सो व्हाट इज द मेथड, क्या मेथड को से हम लोग यूटिलाइज करते हैं, दिस एंटायर आइडिया आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उसको उनको अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत इनको अपॉइंट किया जाता है। अगर आप आर्टिकल 124 बोलेंगे तो देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सच नंबर ऑफ जजेस एज द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम में डिसाइड। कमाल की बात क्या है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो मैंने अभी अभी तुम्हें एक बात बोली, मैंने तुम्हें बोला कि यार ये सरकार है और ये जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हैव टू एंश्योर, हमको ये पक्का करना है कि सरकार का किसी भी तरह से दबाव ना पड़े, राइट। जो भी जजेस करे वो बिल्कुल बिंदास करे, डरने का नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी ये बड़ी अजीब सी बात है, अब इसमें ट्रस्ट है, फिर भी अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनकी नियुक्ति करते तो प्रेसिडेंट साहब ही है। आई होप मैं समझा पा रहा हूं कि लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं मानता हूं कि यू आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, लेकिन वो इंडिपेंडेंट का मतलब ये थोड़ा ना कि तुम आइलैंड बन गए, जी हम तो है ही नहीं इस दुनिया से ही बिल्कुल हट गए। देयर हैज टू बी गिव एंड टेक ना। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नियुक्ति करते तो प्रेसिडेंट साहब ही है। और अगर तुम्हारे को थोड़ा बहुत भी राज व्यवस्था समझ में आ गई है, प्रेसिडेंट साहब कोई भी चीज अपनी मर्जी से तो करते नहीं। प्रेसिडेंट साहब जो भी करेंगे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, यानी कि सरकार के परामर्श, सरकार के सलाह पे करते हैं। या तुम अजीब सी बात से सर बड़े कंफ्यूजिंग हो गया, कंफ्यूजिंग ये नहीं हो गया, कंफ्यूजिंग ये हो गया कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली प्रेसिडेंट, ऐसा भी नहीं है कि जब प्रेसिडेंट ने तो कोई बाहर से थोड़ा लेकर आओगे, किसी से तो अपॉइंटमेंट करवाओगे, तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट ही करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे। लेकिन और प्रेसिडेंट के पीछे जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स, हमारे जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको इस बारे में बड़ा वो था कि कैसे करेंगे यार, हाउ डू यू इंश्योर कि वो अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट कर लें, उनके पीछे है भी प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिर भी जजेस जो है वो उनके इन्फ्लुएंस में ना आए। डू यू रियलाइज ये रिडल हो जाएगी, ओके कि ये तो वही वाली बात है, चिकन एंड एग का, पहले चिकन आया कि एग आया, यू नो, तो दोनों ही बातें, ये तो पैराडॉक्स वाला क्वेश्चन है। तो कुछ प्रोविजंस रखे गए। तो हाउ द व्हाट आर द प्रोविजंस, तो सबसे पहले हमें कुछ क्वालिफिकेशंस मालूम होनी चाहिए। तो मैंने तुम्हारे लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो कुछ क्वालिफिकेशंस ऐसी है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बन कौन सकता है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन याद रखना, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद 3 कंडीशंस में और है, और मतलब एक हो सकता है कि यू आर अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, या तो एक हाई कोर्ट में या फिर एक से ज्यादा सक्सेसिव हाई कोर्ट में। लेट मी एक्सप्लेन दिस यू। तो सपोज देयर इज अ हाई कोर्ट जज जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में हाई कोर्ट जज थे 2 साल के लिए, फिर उसके नेक्स्ट पोस्टिंग में उनकी दिल्ली हाई कोर्ट में पोस्टिंग हो गई 3 साल के लिए, तो 2 years और 3 years 5 years हो गए। हो सकता है ऐसे ना हो सकता है वो पूरा का पूरा बॉम्बे हाई कोर्ट में 5 साल रहे तो भी चलेगा। तो आइदर वाइज क्या है, मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years और 2 such courts in succession, या फिर ऐसा नहीं है तो मस्ट बी एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years और 2 or more such courts in succession। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से सुप्रीम कोर्ट इट इज सेम एज हाई कोर्ट एंड वाइस वर्सा। तो मैं प्रैक्टिस करता हूं दिल्ली हाई कोर्ट में फॉर द लास्ट 10 years, कांग्रेचुलेशन, मेरी वो क्वालिफिकेशन हो गई। मैं प्रैक्टिस करता हूं बॉम्बे हाई कोर्ट में 5 साल और फिर अगले 5 साल मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया, 5 + 5 तो भी हो गया। तीसरा ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो लास्ट दिस मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की नजरों में आप एक लॉ के विद्वान होने चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए। तो नंबर 1 सिटीजन, ये होना जरूरी है, फिर या तो ये या तो ये या तो ये। हिंदी मेरे दोस्तों के लिए, संविधान के अनुच्छेद
124 के अनुसार एक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है अगर नंबर 1 व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 साल या लगातार 2 ऐसे न्यायालयों में सेवा की हो, कम से कम 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या फिर कुल मिला के 2 या 2 से अधिक विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ता रहे हो 10 साल, या फिर राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए, यानी कि ही मस्ट बी नॉलेजेबल ऑफ लॉ, हो सकता है लॉ के प्रोफेसर हो, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये हो गया पहली हमारी पोजीशन। इसमें जो पॉइंट तो रिमेंबर है कि इसमें कोई मिनिमम एज नहीं दी हुई है, कम से कम इतनी उम्र होनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। प्लीज मेक इट अ पॉइंट, इसको लिख लो अपने रजिस्टर्स में। कोई मिनिमम एज नहीं दी गई है कि कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, कम से कम 20 साल होने चाहिए, 25 साल होने चाहिए, 35 होने चाहिए, 40, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज वन थिंग। अब कौन होगा सर? अब उसके बाद होगा कि मैंने जैसे तुम्हें बोला दैट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 124 में क्लियरली मेंशन है दैट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आगे की कहानी में थोड़ी देर में सुनाता हूं। तो यह बात क्लियर है अभी तक कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट, जो हमारे राष्ट्र के सबसे हाईएस्ट ऑफिस है, वो अपॉइंट कर रहे हैं द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। तो देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की जाती है। लेकिन अब नाउ इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो द इंटरेस्टिंग पार्ट गोस लाइक दिस, ऑलराइट। दिस इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल। मैं क्या पकड़ूं? चलो यार मैं ये पकड़ लेता हूं। ओके, ये परामर्श दे रहे हैं टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये प्रेसिडेंट साहब को करें। अब मैं इसको नीचे पकड़ लेता हूं। अब इनके नीचे मैं यहां पर कर लेता हूं कि ये जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है, आई हैव टू डू समथिंग। इस रास्ते से इस रास्ते के बीच में मुझे कुछ तो ऐसा सेफगार्ड लेकर आने का है कि मैं ये इंश्योर कर सकूं कि कर तो राष्ट्रपति नियुक्ति रहे, लेकिन उसके बावजूद रिगार्डलेस ऑफ दैट जो मेरे जजेस है वो फ्री रहे, वो फिर भी सरकार के दबाव में ना आए। तो क्या किया जाए? तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ, राइट। पहले 1981 में एक एसपी गुप्ता केस आया, फिर 893 में देयर वाज अनदर केस जिसको स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर 1998 में द थर्ड जजेस केस किया, आर्टिकल 143। एक दिन हम इसको रेफर करेंगे। और हमारे यहां पर एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको बोला गया कोलेजियम ऑफ जजेस। क्या बोला गया उसको बोला गया कोलेजियम ऑफ जजेस। कोलेजियम क्या है? कोलेजियम एक ग्रुप ऑफ जजेस है, राइट। तो कोलेजियम में दो तरह के कोलेजियम होते हैं। एक कोलेजियम ऐसा होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, राइट, प्लस उनके नेक्स्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस, मतलब सीनियर मोस्ट सबसे ऊंचे तो चीफ जस्टिस होंगे ना, मुख्य न्यायाधीश हो गए। फिर उनके नीचे 1 2 3 4, राइट, 1 + 4, ये हो गया एक कोलेजियम। एक और कोलेजियम, तो इसको बोलते हैं 5 मेंबर्ड कोलेजियम। एक 3 मेंबर्ड कोलेजियम भी होता है, वो हाई कोर्ट के जजेस के लिए। तो इसमें क्या होगा? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो 2 कोलेजियम याद रखना। ये कोलेजियम क्या है? फिर से कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला सर? ये सरकार है, ओके। फिर हमने देखा कि एक राष्ट्रपति के लेवल के नीचे हमने बोला जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करना। लेकिन राष्ट्रपति किनको अपॉइंट करेंगे, किनकी नियुक्ति करेंगे? उनकी नियुक्ति करेंगे जिनका नाम ये कोलेजियम रिकमेंड करेगा। मैं बात समझा पा रहा हूं? यस और नो? तो डू यू रियलाइज दैट फाइन लाइन, दैट बैलेंस आ गया कि पहले जब कोलेजियम ऑफ जजेस, ये 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट जजेस 5 मेंबर कोलेजियम नाम प्रपोज करते हैं, और हाई कोर्ट जजेस के लिए 3 मेंबर का कोलेजियम होता है जो कि अपॉइंट का नाम रेकमेंड करता है। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे, लेकिन किन में से करेंगे सर? उनमें से करेंगे जिनका नाम ये कोलेजियम रेकमेंड करेगा। तो डू यू रियलाइज, एक वो फाइन, वो कहते हैं ना, वो बिजली का झटका नहीं लगेगा, बिकॉज डायरेक्टली द प्रेसिडेंट इज नॉट अपॉइंटिंग, वरना एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो जुडिशरी है उस पर भारी पड़ जाएगी। सो तुम्हें याद होगा हमारे पास एक आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अनुच्छेद 50 है, विच सेज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव।
वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, उससे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, उससे रूल ऑफ लॉ है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है। हम ये होने नहीं दे सकते कि डायरेक्टली सरकार हमको अपॉइंट करने लगे, तो कोलेजियम होता है। सो कोलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये नाम देते हैं कि अपॉइंटमेंट किसका किया जाएगा, ट्रांसफर किसका किया जाएगा, किसका एलिवेशन किया जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर वो जो कोलेजियम के नाम पहुंचते, वो पहले लॉ मिनिस्ट्री देखती है, कानून मिनिस्ट्री देखती है, फिर वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाते हैं, और प्रेसिडेंट साहब फिर उसमें रिकमेंडेशंस पर अपनी नियुक्ति पर सिग्नेचर दे देते। अब पॉइंट यहां पर जरूर है, इतना सिंपल है नहीं लाइफ में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिकमेंडेशंस आती है अंदर सरकार को वो मंजूर नहीं होता। वील गेट टू दोस इन लेटर स्टेजेस, और अलग अलग टाइप के जब कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो उसमें आ ही सकता है। तो मेरे पहले हिंदी वाले दोस्तों को मैं बता देता हूं, कोलेजियम जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल है। वो न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानांतरण पर निर्णय लेते, लेकिन नियुक्ति फाइनली, द अपॉइंटमेंट फाइनली, द फाइनल कॉल इज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो द फाइनल सिग्नेचर रादर इज ऑफ द प्रेसिडेंट। सो डू यू रियलाइज व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। सो एक बार फाइनली समराइज कर देते हैं, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट हैज टू बी ensured that it has to be free of any kind of executive pressure. So आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में ये प्रोसेस बताया गया है, क्लियरली मेंशन किया गया कि प्रेसिडेंट साहब नियुक्ति करेंगे, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो द सुप्रीम कोर्ट जज होने के लिए देयर आर बंच ऑफ क्वालिफिकेशंस। नंबर 1, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप देश के नागरिक होने चाहिए। यू शुड बी अ जज, यू शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और 2 or more हाई कोर्ट इन सक्सेशन। किसी एक हाई कोर्ट में 5 साल, या फिर 2 या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट में आप जज होने चाहिए, कुल मिला के 5 साल। और ये ना हुआ, वैकल्पिक तौर पे ऑल्टरनेटिवली यू शुड बी अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट और 2 or more हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। 10 साल के लिए तुम हाई कोर्ट या हाई कोर्ट में, 2 से ज्यादा हाई कोर्ट्स में आप एक अधिवक्ता के रूप में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, यानी कि राष्ट्रपति के उनके विचारों में आप एक बड़े अच्छे, आपको लॉ का ज्ञान है, विधि का ज्ञान है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर्टिकल 124 में अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, नियुक्ति तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन एक लाइन है, ओके, बिकॉज ऑफ अ बंच ऑफ केसेस व्हिच हैपेंड ओवर द पीरियड ऑफ 20 years फ्रॉम 1981 ऑल द वे टिल 1999, हमने एक सिस्टम बनाया विच इज कॉल्ड एज कोलेजियम। कोलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट जजेस का है वो 1+4 है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज, 4 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेंगे कि किसका, वो नाम रेकमेंड करेंगे कि इनको अपॉइंट किया जाए एज अ जज, या फिर इनको एलिवेट किया जाए, इनको प्रमोट, जैसे एलिवेशन करते हैं, नेक्स्ट लेवल बनाए, या ट्रांसफर करे, लेकिन फाइनल सिग्नेचर विल दैट बी ऑफ द प्रेसिडेंट। दोनों काम हो गए सर, ये दोनों इंश्योर हो गए। एक तरफ से हम लोगों ने अपॉइंटमेंट भी कर लिया, और कुछ हद तक हमने एक बफर सिस्टम बना दिया विच इंश्योर्स द फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसी खुशी में आ गया, बट इसी चक्कर में मैं ये बात भूल गया कि जो मेरा मार्कर था वो कहां चला गया, बताओ। मैं ऐसे बह गया तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, कहां चला गया यार, हद हो गई, नेवर माइंड। सो द पॉइंट, अच्छा मिल गया, थैंक यू। ऑलराइट, सो आई होप तुम्हें समझ में आया। सो दिस इज हाउ यू स्टडी एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी मेकिंग श्योर। मेरा पढ़ाने का एक तरीका है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक छोटा सा भी टॉपिक पढ़ाया जाए तो तुमको इतने अच्छे से पढ़ लो कि उसके बाद यूपीएससी जो मर्जी क्वेश्चन पूछे तुम्हें आ जाना चाहिए। इसी इरादे से मैं ये तुम्हारे लिए एक सीरीज लेकर आने का विचार रख रहा हूं, लेकिन आई एम सॉरी, मैं 500-700 लोगों के लिए लेकर नहीं आऊंगा। आई नीड द एंटायर आर्मी ऑफ एस्पिरेंट्स टू बी रीडिंग फ्रॉम दैट, क्योंकि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे रिजल्ट भी चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं, जिस दिन तुम्हारे 10,000 मिनिमम यस आ गए, ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तब तक यही जीरो टू हीरो सीरीज जैसे चल रही है वैसे चलती जाएगी। तो अपने दोस्तों को बुलाओ अगर तुम चाहते हो। मेरे लास्ट टाइम का ये 33 आवर्स का एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी 6.3 मिलियन व्यूज, 63 लाख व्यूज है, राइट। और मैं वैसा ही और उससे भी बेटर कंटेंट आपके साथ लाना चाहता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। आई होप यू रियलाइज, और इफ यू हैव एंजॉयड दिस, राइट, अपने आप को रिवाइज करना सीखो, इनको लिखो जो मैंने पढ़ाया है, it will do you a world of good. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind. कल मिलते हैं 5 बजे।